नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में समझाई जाती है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे डिफरेंट प्लान्स है, ट्रेनिंग्स है। और हाल ही के दिनों में कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन ने लॉकडाउन को देखते हुए ऑनलाइन ट्रेनिंग लॉन्च करी है आप लोगों के लिए, जिसको आप ज्वाइन करके कम्प्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का को सीख सकते हैं। ट्रेनिंग की सारी डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी और इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि रेड चिली का एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि रेड चिली का इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट किया जाए। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं। पहले जनरल और बेसिक चीजों के बारे में जानकारी जरूरी है कि रेड चिली कब आती है, किस सीजन में आती है, कब इसकी हार्वेस्टिंग होती है, तो हमें किस टाइम पे इसकी मार्केटिंग करना जरूरी है। रेड चिली जब प्लांटेड की जाती है वो आपका जुलाई अगस्त के टाइम पे प्लांटेड की जाती है और इसके हार्वेस्टिंग टाइम होता है मार्च और अप्रैल। तो अभी मार्च और अप्रैल के टाइम के बाद से ये कंटिन्यूसली इसका एक्सपोर्ट रहता है। काफी लोग इसका स्टॉक करते हैं, उसको बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। ज्यादा मात्रा में ये इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं होता है। 70% डोमेस्टिकली यूज में और 30% इंटरनेशनली बिजनेस के लिए इसको एक्सपोर्ट के लिए यूज में लिया जाता है। तो दोस्तों, इंडिया से सबसे ज्यादा रेड चिली का जो एक्सपोर्ट होता है वो तेजा रेड चिली का होता है। इसमें एक बयात की भी एक करके रेड चिली आती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी होती है। और इंडिया के आंध्र प्रदेश स्टेट से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन रेड चिली का आता है। उसके बाद महाराष्ट्र और उड़ीसा और अदर स्टेट रहते हैं। तो दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ कंप्लीट प्रोसेस की इंडिया से किस तरीके से आपको रेड चिली का एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो रेड चिली का एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक फर्म डिजाइन करनी है। सबसे पहले आपको एक फर्म डिजाइन करनी है। फर्म का नाम डिसाइड करना है कि क्या नाम से आप फर्म रखेंगे। उसके बाद आपको उस फर्म का नाम डिसाइड हो जाने के बाद उस पर आप एक जीएसटी नंबर ले लें। और जीएसटी नंबर ले लेने के बाद आपको एक करंट अकाउंट बैंक में ओपन कराना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्राइवेट बैंक में ही इसको ओपन करें ताकि आपको एक बेहतर सुविधा मिल पाए। जब आप करंट अकाउंट ओपन करा लेते हैं उसके बाद आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाना होता है जो डीजीएफटी की साइट पे जाके आप बना सकते हैं। अगर आपको आईसी बनवाना है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप हमारा एक वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें आईसी कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से लिया जाता है, क्या फीस है, उसमें आपको कम्प्लीटली जानकारी दी गई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि इंडिया से जो एक्सपोर्ट रेड चिली की जाए वो कैसे की जाती है। तो मैंने आपको बताया कि आपका फर्म रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने करंट अकाउंट खुला लिया और आपने साथ में ही आईसी कोड भी ले लिया। आईसी कोड लेने के बाद आपको एक आरसीएमसी की जरूरत पड़ती है, वो होता है आपका एपिडा का आरसीएमसी। ठीक है, और जो रेड चिली आपकी है वो स्पाइसेस में आती है, तो आपको रेड चिली के एक्सपोर्ट के लिए जो है स्पाइसेस बोर्ड का भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब प्रोसेस यही होती है कि मोस्टली जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ कवर हो जाते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट जो होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट, ये सब आपका सीएचए प्रोवाइड कराता है। तो मतलब जब शिपमेंट होता है उसी टाइम पे ये सर्टिफिकेट आपके बनते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ तैयारी करनी नहीं है। तैयारी जो है जो मैंने आपको बताई वहां तक है। अब देखिए, दो तरीके की चीजें इसमें है। एक तो आप करेंगे इसको होल, मतलब जैसा रेड चिली आया उसको तोड़ा और आपने एक्सपोर्ट किया। दूसरा होता है कि आपने इसको प्रोसेस किया, पाउडर बनाया और आप बेच रहे हैं आपकी पैकिंग में। तो आपको उस केसेस में फैसई का सेंट्रल लाइसेंस भी इसमें लेना पड़ता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। फैसई जो है दो तरीके का होता है, एक होता है स्टेट लाइसेंस और एक होता है फैसई का सेंट्रल लाइसेंस। तो स्टेट लाइसेंस जो होता है वो जो हमारा डोमेस्टिक सेल होता है उसके लिए हम लेते हैं। फूड, कोई भी प्रोसेस फूड जो होता है उसके लिए फैसई का लाइसेंस लिया जाता है। तो फैसई का लाइसेंस आपको कब लेना है? जब अगर आप पैकेजिंग करके पाउडर, अगर चिली पाउडर में डील कर रहे हैं तो आपको फैसई का लाइसेंस लेना है। अदरवाइज अगर आप होल चिली अगर आप दे रहे हैं तो आपको उसके अंदर आप स्पाइसेस बोर्ड और एपिडा के रजिस्ट्रेशन से भी आपका काम चल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये सब जब आपका पूरा कंप्लीटली सेटअप हो जाता है उसके बाद आपको सबसे पहले जरूरत पड़ती है कि बाहर कहाँ से मिलेगा। तो बायर फाइंडिंग के लिए आपको सर्च करना है। बिल्कुल, आप गूगल सर्च करिए, आप नेट पे सर्च करिए और कुछ डेटा जो एक्सपोर्ट रिपोर्ट जो मिलती है वो भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। उससे आप जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी कंट्री में आपका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इंडिया से, वैसे इंडिया का जो कॉम्पिटिटर है वो चाइना ही है, बट तेजा रेड चिली ऐसी है जो इंडिया से चाइना में ही सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। अभी अप्रैल का लेटेस्ट बात मैं बता रहा हूँ, लेटेस्ट डेटा से मैं आपको बता रहा हूँ कि
जो अप्रैल से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अगर चिली का गया है, तेजा रेट चिली का गया है, वो चाइना में ही गया है। उसके बाद आपकी अदर कंट्री आती है, लाइक कतर हो गया, यूएसए हो गया, ये सारी कंट्री में जाता है। और आप ये देखेंगे कि सिर्फ तेजा रेड चिली ही, जो होल जो चिली होती है वही जाती है विद स्टेम। और उसके बाद अगर पाउडर की बात की जाए रेड चिली में, तो चाइना वहां कहीं पे भी नहीं दिखता है, मतलब चाइना में वो चीज इंपोर्ट नहीं होती। तो चाइना में आप होल रेड चिली की अगर मार्केटिंग करेंगे और तेजा रेड चिली की वेरायटी की मार्केटिंग करेंगे तो उसके सेल के चांसेस ज्यादा है। तो इसी तरीके से आपको पाउडर की जो मार्केटिंग करनी है वो कहाँ करनी है, आप यूएसए करें, यूएई सऊदी अरेबिया आप करें, यूएई करें, कतर में आप करें, ओमान में आप करें, यूएसए करें, कनाडा आप करें और मलेशिया आप करें। तो पाउडर की मार्केटिंग आपको इन जगह करनी है। और अगर होल रेड चिली आप कर रहे हैं तो होल रेड चिली के लिए आप चाइना ट्राई करें सबसे ज्यादा। उसके बाद आप सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएसए, यूके और ओमान वगैरह गल्फ कंट्रीज के को आप टारगेट कर सकते हैं, जिसमें आपको एक अच्छी सेल मिल सकती है। अगर दोस्तों प्राइजेस की बात करें तो मैंने देखा डेटा को, मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया, उसमें पता चला कि करीब करीब 200, 250, 300 रुपए किलो तक की भी इसमें मतलब रेट्स आ रही है अगर होल रेड चिली कर रहे हैं। और पाउडर के अंदर इसका 350, 400, 500 रुपए तक भी रेट चला जाता है। तो डिपेंड करता है आपका बायर कैसा, एग्जिस्टिंग बायर है तो वो हो सकता है आपको थोड़ा सा कम मार्जिन के ऊपर आपको कम मार्जिन पड़े और उस बेसिस पे आपको एक्सपोर्ट करना पड़े। और अगर बायर अगर नया है तो उस चीज को समझना पड़ेगा। तो अगर बायर नया है तो आप एक अच्छी प्राइसिंग उसके सामने रख सकते हैं और आपका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक्सपोर्ट के लिए मैंने आपको बताया इस तरीके से आपको बायर सर्च करना है इन कंट्रीज में जो मैंने आपको बताया। आप ऑनलाइन मार्केटिंग के टूल्स यूज कर सकते हैं, फेसबुक मार्केटिंग यूज कर सकते हैं, आपका एड आप लगा सकते हैं, गूगल एड, फेसबुक एड आप यूज कर सकते हैं। साथ में आप कुछ रिपोर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं, जो एक्सपोर्ट रिपोर्ट्स, अगर आपको कुछ इस टाइप का एक्सपोर्ट का डेटाबेस या इस टाइप का रिपोर्ट चाहिए तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको बताया जाएगा कि किन किन कंट्रीज के अंदर जो है रेड चिली वगैरह ये एक्सपोर्ट होता है। तो आपका जब सारा सेटअप हो जाता है, सारी आप जो फॉर्मेलिटीज है कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये मार्केट सिलेक्शन का टाइम होता है। इसी बीच में आपको यहाँ बायर को फाइंडिंग करना होता है। हाउ टू फाइंड इंटरनेशनल बायर, उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको कंप्लीटली गाइड हो जाओगे कि किस तरीके से रेड चिली के लिए आपको बायर फाइंड करना है। मार्केट मैंने आपको बता ही दिया है, प्राइजेस मैंने आपको बता दिए कि क्या भाव इंटरनेशनल मार्केट में आपको मिल जाएगा, क्या प्राइस आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें कंप्लीट होगी। अब देखो जब भी आप शिपिंग करेंगे तो उस टाइम पे समझना जरूरी है। बायर या तो आपको बोलेगा एफओबी प्राइस हमें दे दो या सीआईएफ प्राइस दे दो, ठीक है। तो मतलब आपको बायर से पूछ लेना है, या तो आप बायर से पूछ लें कि भाई आपको कैसी प्राइस चाहिए, एफओबी चाहिए या सीआईएफ चाहिए, तो बायर आपको बता देगा भाई मुझे एफओबी चाहिए या सीआईएफ चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये पूछ लें कि फूड आइटम है, क्योंकि हर कंट्री के अलग अलग कुछ सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जो फूड आइटम है उनके लिए आप बायर से बात करेंगे कि सर आपको क्या क्या सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है हमारी तरफ से। तो आपको जो बायर की तरफ से सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट पाए तो उनको एनालिसिस करना है। अगर आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं तो आप प्रोवाइड कराइए, कुछ टेस्टिंग की रिपोर्ट्स वगैरह मांग सकते हैं। तो ऐसे कुछ जो भी सर्टिफिकेट अगर उनकी तरफ से आते हैं तो आप उसको बायर से पूछ लें, और पूछने के बाद ही आप आगे प्रोसेस करें। तो आपको एफओबी और सीआईएफ रेट देनी है। तो मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है कि एफओबी और सीआईएफ रेट की कैलकुलेशन की कैसे की जाए, आप उसको देखें, उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको एफओबी और सीआईएफ रेट का कैलकुलेशन करना है। बेसिक जानकारी मैं दे देता हूँ कि एफओबी में आपको क्या कोटेशन बनाने और सीआईएफ में क्या बनाने हैं। अगर एफओबी आप प्राइस बायर को दे रहे हैं तो एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, मतलब इंडिया के पोर्ट तक की आपको सारी कॉस्टिंग जोड़ लेनी है। अब ऐसा नहीं कि इंडिया के पोर्ट के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी और आपने कॉस्टिंग जोड़ के भेज दी, ऐसा नहीं होता है। आपको कस्टम क्लियरेंस के चार्जेस प्लस फ्रेट फॉरवर्डिंग के लोकल चार्जेस जोड़ने पड़ते हैं, जो कि आपको पहले से लेके रखने होते हैं। सिर्फ आपको फ्रेट ऐड नहीं करना है एफओबी के अंदर, आपको लोकल चार्जेस ऐड करने, लाइक टीएससी, बीएल हैंडलिंग वगैरह के चार्जेस, सील चार्जेस, एमएससी चार्जेस, यूरोपियन एंट्री सिस्टम चार्जेस, पोर्ट सिक्योरिटी चार्जेस, ये सब लोकल फ्रेट फॉरवर्डिंग के चार्जेस में आता है। और सीएचए के जो कस्टम हाउस एजेंट के जो चार्जेस होते हैं वो भी आपको लेके रखने हैं। ये सारे चीज चार्जेस आपको ऐड कर लेने हैं और एफओबी कॉस्ट पर केजी, पर क्विंटल या पर टन आप दे सकते हैं। 25 टन 26 टन के आसपास आप कंटेनर कर सकते हैं, डिपेंड करता है हर कंट्री के हिसाब से। कुछ कंट्रीज में 20 टन 22 टन भी जाता है, पर मोस्टली आप 25 टन 40 फीटर का एक कंटेनर आप कर सकते हैं। और हाँ, ये पेरिशेबल आइटम के अंदर ही आता है। तो आप रेफर जो कंटेनर होता है, रेफ्रिजरेशन वाले कंटेनर, वो इसमें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस टाइम पे जो 2 अप्रैल, मई, जून, जुलाई के आसपास जो है बहुत ज्यादा फ्रेट बढ़ा हुआ है शिपिंग लाइन का। तो आप प्रॉपरली अगर आप
CIF कोटेशन देने जा रहे हैं तो प्रॉपरली मार्केट की स्टडी कर लें और उसी हिसाब से आपके कोटेशन बनाएं। मैं सजेस्ट करूंगा कि 2021 अप्रैल मई जून जुलाई अगर आप इस बीच में अगर वीडियो देख रहे हैं तो तब तक आप कोटेशन CIF ना दे तो ही बढ़िया। और अगर आप CIF देते हैं तो हमेशा आप एक नीचे नोट लिखिए कि जो प्राइस जो है CIF प्राइस इज सब्जेक्ट टू चेंज। जब भी आपका शिपमेंट होगा उस हिसाब से उस टाइम पे जो भी रेट चलेगा उस टाइम पे हो सकता है हम रेट में वेरिएशन आए। इट कुड बी अप, इट कुड बी प्लस और माइनस। तो आप इस तरीके से एक नोट डाल के लिख सकते हैं। अगर FOB प्राइस दे रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, पर अगर आप CIF प्राइस दे रहे हैं तो आपको CIF प्राइस के अंदर ये नोट आप जरूर से जरूर डालें ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपने अगर प्राइस दे दिया, मान लो आप $700 अगर फ्रेट चल रहा है और आपने उस हिसाब से प्राइस दे दिया और अगले वीक आपकी जो डिलीवरी रहेगी और वहां $900,000 फ्रेट चला गया तो आपको उसमें फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ये चीज देख लेनी है कि भाई फ्रेट किस तरीके से बढ़ रहा है। आपके फ्रेट फॉरवर्डर से कांटेक्ट करके रखें तो कि भाई फ्रेट में क्या वेरिएशन आ रहे हैं। मोस्टली हर महीने के अंदर 15 दिन में फ्रेट चेंज हो रहा है अभी फिलहाल। पहले हर महीने का एक ही रेट होता था, तो इसलिए अभी आप CIF अगर न करें तो ही ज्यादा बढ़िया है। आप कोशिश करें FOB डिलीवरी दें, ठीक है। तो ये प्राइजेस वगैरह मैंने आपको बता दिया और इस तरीके से आपको FOB और CIF के कोटेशन देने हैं। बात आती है पेमेंट टर्म्स की। पेमेंट टर्म कैसी रखी जाए? देखिए, मैं मानता हूं कि आपका प्रोडक्ट है तो आपकी पेमेंट टर्म होनी चाहिए। कभी भी जल्दबाजी ना करें। कोई भी बायर आपको मिलता है वो आपको बोल दे कि नहीं मुझे तो मटेरियल यहाँ पहुंचा दो, उसके बाद मैं आपका पेमेंट करूंगा, तो ऐसी जल्दबाजी में ना रहे। आपको हमेशा आपकी पेमेंट टर्म्स रखनी। कोशिश करें एटलीस्ट आप 50% एडवांस ले लें। अगर आपको 100% ट्राई कीजिए 100% एडवांस के लिए। अगर आपको 100% एडवांस मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं मिलता है तो आप कोशिश करो 50% एडवांस का। वो भी नहीं मिलता है तो कोशिश करो 30% एडवांस का। और वो भी नहीं मिलता है तो कोशिश करो एटलीस्ट 10% हमें एडवांस मिल जाए। और 90% जो पेमेंट है आप हमेशा रखो अगेंस्ट द BL, मतलब BL की स्कैन कॉपी पे ही आपको पेमेंट मिल जाए, ताकि काफी सारी चीजें हमारी उसमें टाइमिंग वगैरह बच जाती है। मान लीजिए आप कैसा कैसे डॉक्यूमेंट बैंक के थ्रू भी करते हैं तो बैंक के थ्रू जाना वैसे सेफ है थोड़ा बहुत। तो बैंक के थ्रू में क्या होता है कि मान लीजिए 90% पेमेंट आपने बैंक के थ्रू किया तो उसमें आपका क्या रहेगा कि आपको डॉक्यूमेंट बैंक में जमा कराने और बैंक वहां पे डॉक्यूमेंट देगा, उसके बैंक को कुरियर करेगा और वहां से फिर पेमेंट आपका आएगा। तो मोस्टली 2 तरीके का आप पेमेंट टर्म यूज कर सकते हैं। अगेंस्ट द BL मतलब बिल ऑफ लेडिंग, जो डॉक्यूमेंट शिपिंग तरफ से आता है। जब भी आपका कंटेनर सेल हो जाएगा पोर्ट से, उसके 2 दिन बाद आपको एक बिल ऑफ लेडिंग निकल के आता है। एक डॉक्यूमेंट होता है शिपिंग का। बिल ऑफ लेडिंग का टाइप्स वगैरह मैं आपको एक वीडियो में अलग से बता देंगे। तो आप बिल ऑफ लेडिंग को थोड़ा सा पढ़ लेना। बिल ऑफ लेडिंग के काफी सारे टाइप्स होते हैं। कई बार बोलते हैं कि आप सीवे एक्सप्रेस BL बना दो, तो आप वो चीजें मत करना। सीवे एक्सप्रेस BL में प्रॉब्लम आता है। अगर आपका पेमेंट आ चुका है तो आप सीवे एक्सप्रेस BL रिलीज कराएं, और अगर आपका पेमेंट नहीं आया है तो आप ओरिजिनल BL पे काम करें और स्कैन कॉपी बायर को प्रोवाइड कराएं। और आपका जब पेमेंट आ जाए तो आप सारे डॉक्यूमेंट लेके बायर को कुरियर कर दें। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो है रेड चिली का एक्सपोर्ट होता है। साथ में आप अगर कोई और भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह या आप कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए काफी सारे प्लान्स हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग में आपको कम्प्लीटली गाइड किया जाता है किस तरीके से एक्सपोर्ट का प्रोसीजर होता है, किस तरीके से एक्सपोर्ट की मार्केटिंग की जाती है, इंटरनेशनल बायर कैसे फाइंड किया जाता है। तो प्रैक्टिकली सारी चीजें आपको बताई जाती है, समझाई जाती है। सारे डॉक्यूमेंट आपके साथ ओरिजिनली शेयर किए जाते हैं जो हमारे एक्सपोर्ट के होते हैं। तो उससे आपको पता चलता है कि हाँ इस तरीके से डॉक्यूमेंट बनते हैं, ये डॉक्यूमेंट ऐसा दिखता है, परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, कमर्शियल इनवॉइस क्या होता है, बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स क्या है बिल ऑफ लेडिंग के, शिपिंग बिल कैसा दिखता है, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो ये सारी चीजें हम आपको दिखाते हैं। आपको डॉक्यूमेंट, एक डमी डॉक्यूमेंट आपको भेजे जाते हैं, एक्चुअली होते हैं उनमें बस डिटेल हाइट की होती है, बाकी वो एक्चुअल शिपमेंट के जो है डॉक्यूमेंट हम आपको शेयर करते हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग में इनरोलमेंट कराना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे ट्रेनिंग के लिए इनरोलमेंट करा सकते हैं। ऑनलाइन हमारा बैच चलता है और हम इवनिंग बैच मोस्टली करते हैं, ताकि अगर आप किसी काम में आप प्रोफेशनल हैं और उसके बाद भी आप शाम को अगर फ्री होते हैं तो उसके बाद आराम से 8 बजे के बाद आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।